सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण शास्त्र जो कि यूटेट में हमारे सामने 60 मार्क्स का आता है दोस्तों, इसकी लगातार आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता हूं। आज ये 18वीं वीडियो है। 17 वीडियो इससे पूर्व आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दी जा चुकी है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इससे पूर्व की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जा करके देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब पेज पर जा करके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, चैनल पेज पर जा करके। और वहाँ पर आप लोगों को पुरानी वीडियोस भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली हैं दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता रहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले और आपको ज़्यादा इधर उधर से ज़्यादा पढ़ना ना पड़े दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो हमने सुना है कि तानसेन एक संगीत सम्राट थे और तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश के। तो संगीत सम्राट जो तानसेन थे इसके गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर है रामदास, हरिदास, रामानंद, रामानुज। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं दोस्तों वहाँ पर। तो तानसेन के जो गुरु थे, याद रखिएगा दोस्तों, हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। और ये हरिदास जी जो थे ये शास्त्रीय, ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक कवि थे ये, और संगीतकार भी थे। आध्यात्मिक कवि और संगीतकार थे और इन्हीं के शिष्य, हरिदास के शिष्य थे तानसेन दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ठीक है, तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, यह किसने कहा था? यहाँ पर ऑप्शन है गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये कहा था आपका कबीरदास ने दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कबीरदास ने ये बात कही थी कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है ये कि कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, रामायण या जयद्रथ वध। तो याद रखेंगे दोस्तों, गीता आप लोगों ने सबने सुनी है, देखी हुई है। ठीक है, और अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद होता है वहीं पर ये बात कही गई है कि कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो। ठीक है ना, फल ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा। और यही चीज़ हमारी परीक्षाओं के ऊपर भी रहता है, क्योंकि हम कर्म सिर्फ उसी समय करते हैं जिस समय एग्ज़ाम हमारे नज़दीक होते हैं, उसकी तैयारी हम पूर्व से करते नहीं हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्म होता है, अभी हमारा जैसे स्टडी, पढ़ाई हमारा कर्म है, तो इससे निस्वार्थ भाव होकर के हमें करना चाहिए। एक दिन रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। तो कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो श्रीमद् भागवत गीता का की प्रमुख उक्ति है दोस्तों। और आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता आप याद रखेंगे, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो उक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। तो मिर्जा गालिब का नाम सभी ने सुना है, मशहूर शायर थे। इन्होंने उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी जुबान में एक प्रवाह दिया था। ठीक है, तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर है मुश्ताक अली, असदुल्लाह खां, सैफुल्लाह खां या यूसुफ खां। तो याद रखिएगा दोस्तों, असदुल्लाह बेग खां, ये था इनका पूरा नाम दोस्तों। ठीक है, असदुल्लाह खां या असदुल्लाह बेग खां था इनका नाम। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्लाह खान, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो सूफी संप्रदाय या सूफी समुदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है भारत में? यहाँ पर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को या नसरुद्दीन महमूद को। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ये। तो सूफी समुदाय के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी जो दरगाह है दोस्तों वो अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में कई लोग जाते हैं, इनको बाबा शरीफ को चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है भारत में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम
क्या था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो अमीर खुसरो था ये बलबन से लेकर और अलाउद्दीन खिलजी तक के दरबार में रहा था। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। इसका वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर है मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान। तो याद रखना दोस्तों, मोहम्मद हसन था इनका वास्तविक नाम। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था दोस्तों, याद रखेंगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। यह संगीतकार भी था, कवि भी था, और ये कह सकते हैं कि सितार, तबला इनको जानने वाला भी था दोस्तों। ठीक है, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। ठीक है, और ये बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी रहा था दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में इसका जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो हिंदुस्तानी तोता या फिर तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर है मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अमीर खुसरो या अमीर हसन। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमीर खुसरो को ही अपने आप को हिंदुस्तान का तोता यानी कि तोता ए हिंद के नाम से भी जानता था, क्योंकि वो कव्वाली का जनक भी माना जाता है अमीर खुसरो। ठीक है, और अपने आप में संगीतकार था, लेखक था, इसलिए वो अपने आप को क्या कहता था? खुद ही कहता था तोता ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहता था वो दोस्तों अपने आप को। तो अमीर खुसरो का नाम आप याद रखेंगे मोहम्मद हसन था। ठीक है, इसे तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार का सितार का जनक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? तो जब विवाह होने के पश्चात पहली बार लड़की मायके आती है तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है चौफुला, जागर, झुमेला या धड़मा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब पहली बार महिला यानी कि जो लड़की विवाहित होकर के पहली बार मायके आती है उस समय किया जाने वाला नृत्य है झुमेला नृत्य दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा दोस्तों कि वो वीणा बजाता था। सिकंदर जो था वो भी अपने आप में वीणा वादक था दोस्तों। इसी प्रकार से अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता के साथ बजाता था? यहाँ पर ऑप्शन है वीणा, पखावज, सितार या नक्कारा। तो याद रखना दोस्तों, मुगल सम्राट जो अकबर था वो बजाता था नक्कारा। नक्कारा एक ताल तंत्र, ये कह सकते हैं ताल देने वाला एक क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है नक्कारा। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में ढोल होता है उसी प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है नक्कारा। तो अकबर इसी को ज़्यादातर कुशलता से बजाता था, नक्कारा वाद्य यंत्र को दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, यानी कि भारतीय दर्शन में प्राचीनतम विचारधारा कौन सी है, या फिर भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन है सांख्य दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक या चारवाक। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत का जो सबसे प्राचीनतम दर्शन है वो है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, और कपिल मुनि इसके प्रतिपादक थे दोस्तों, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि। 6 दर्शनों में से सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। 6 दर्शन है दोस्तों, उसमें से सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन दोस्तों। और इसकी एक बात और बता देता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से इसका जो प्रमाण मिला है वो भगवत गीता में भी है और उपनिषदों में भी है दोस्तों। ठीक है, उपनिषदों में भी इसका प्रमाण मिला है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये सांख्य दर्शन है ये जैन धर्म का है दोस्तों, जैन विचारधारा से संबंधित है। तो जैन दर्शन है, जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कई बार इस तरीके से बात पूछ ली जाती है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर है मैत्रेयनाथ, मध्वाचार्य, रामानुज या नागार्जुन। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय गणितज्ञ नागार्जुन। ठीक है, जिसे कि भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है नागार्जुन को, और शून्यवाद के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, तो नागार्जुन को। ठीक है, तो नागार्जुन का नाम आप याद रखेंगे, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं ये, और भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योग सूत्र पतंजलि, काम सूत्र वात्स्यायन, न्याय सूत्र गौतम, गीता रहस्य गांधी जी। तो देखिए दोस्तों, योग सूत्र बिल्कुल पतंजलि का है, काम सूत्र के जो प्रतिपादक थे वो वात्स्यायन थे, बिल्कुल है। न्याय सूत्र महर्षि गौतम, और गीता रहस्य महात्मा गांधी जी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। गीता रहस्य जो थी वो तिलक जी की थी, ठीक है, तिलक जी की थी, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो गीता रहस्य किसने लिखी है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी दोस्तों। बाकी योग सूत्र पतंजलि ने लिखी है, काम सूत्र वात्स्यायन ने लिखी है, और न्याय सूत्र गौतम, महर्षि गौतम की है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोस्तों, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग यानी कि दुखों से पार पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे दोस्तों, तो वो दिए गए थे आपके बौद्ध धर्म में। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, जिसमें सम्यक आचरण है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक कर्म है, सम्यक ज्ञान है, इस तरीके की 8 बातें की गई हैं। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग को जान लेते हैं। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है कि दोस्तों, प्रभु की साधना से प्रभु जिसको चाहते हैं उसको वो फल दे देते हैं, या फिर अपने दर्शन दे देते हैं, या वो काम करने की शक्ति दे देते हैं, तो वही पुष्टि मार्ग है। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है चैतन्य, नानक, सूरदास या बल्लभाचार्य। तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक जो थे वो थे बल्लभाचार्य दोस्तों, याद रखेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक कौन थे? बल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर उपाली, आनंद, मक्खली घुसाल या राघुलुभद्र, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय भारत का एक प्राचीनतम संप्रदाय है दोस्तों, जो कि नास्तिकवादी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बात आती है, नास्तिकवादी है ये। नास्तिकवादी यानी कि जो प्रभु को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उसे नास्तिक कहा जाता है। और ये आजीवक संप्रदाय की विशेषता थी दोस्तों, और ये भारत का एक प्राचीनतम संप्रदाय था। तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना, मक्खली पुत्र घोषाल को, ठीक है। मक्खली पुत्र गोसाल, ठीक है, गोसाल होता है दोस्तों, ठीक है। मक्खली पुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो भारत भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है लखनऊ में, भोपाल में, पटना में या इंदौर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी 1982 ईस्वी में, ठीक है। और संस्कृति विभाग के अंतर्गत इसे रखा गया था, और मध्य प्रदेश की सरकार के अंतर्गत रखा गया था। तो ये भारत भवन जो स्थित है दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, और 1982 में ये इस भवन की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना यहाँ पर 1951, 1953, 1954 या 1957 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो 1953 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, और नई दिल्ली में ही इसका क्या है? मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी एक बहुत पुरानी सोसाइटी है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774, 1784, 1818 या 1885। तो याद रखिएगा दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, और इसकी जो संस्थापक थे विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल में थी सोसाइटी, ठीक है। तो 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पर है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, यज्ञदत्त, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम,
इसको भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ये पहले अध्यक्ष भी थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? अगर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इसका इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में। तो यहाँ पर सारे तो 1800 के आगे दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया। 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी यानी कि नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फॉर नहीं है सॉरी ऑफ है, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से जो ये पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854, मैकाले का विवरण पत्र 1835, 1813 का चार्टर या ऑकलैंड का विवरण पत्र 1339। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा को लाने का जो श्रेय है वो मैकॉले को जाता है, लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो वुड डिस्पैच को जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें 100 अनुच्छेद थे इस वुड डिस्पैच में, और किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा में सम्मिलित करना और अन्य भाषाओं को भी उसके साथ साथ सम्मिलित करना था। तो इस पर काफ़ी बातें कही गई थी दोस्तों। तो वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? 1854 ईस्वी में दोस्तों। आपको पता होना चाहिए वुड डिस्पैच 1854 में ये कह सकते हैं आपकी डलहौजी के टाइम पर हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, और भारत में शिक्षा के लिए प्रसार के लिए इसमें पैसा भी आया था और एक अधिकार पत्र भी तैयार किया गया था। तो वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यहाँ पर है 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1888 में। आपको पता है जब नई शिक्षा नीति 1886 की आई थी तो उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था दोस्तों 1988 ईस्वी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। और याद रखेंगे दोस्तों ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था इसमें 15 वर्ष से 35 वर्ष के जितने भी लोग निरक्षर लोग थे उनको साक्षर करने की बात की गई थी। ठीक है, 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों को साक्षर करने की बात की गई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चलाया गया था? 1988 ईस्वी में। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो 1986 की शिक्षा वो थी, नई शिक्षा पॉलिसी थी, उसमें जो पठन का आकार था वो 10+2+3 माना जाता था दोस्तों। ठीक है, तो उस समय ये किसने दिया था? तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर, या मुदालियर आयोग, या राधाकृष्णन आयोग, या राममूर्ति आयोग। तो याद रखेंगे दोस्तों कोठारी आयोग की सिफारिश की गई थी कि जो शिक्षा का ढांचा है वो क्या होना चाहिए? 10+2+3 का होना चाहिए। जबकि जो एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 की है दोस्तों, ठीक है, 2020 है जो, उसकी जो उसमें शिक्षा का जो आकार बनाया गया है वो बनाया गया है 5+3+3+4। ठीक है, तो ये 5+3+3+4 याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, जबकि इससे पूर्व 10+2+3 का आकार था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलुरु या मुंबई। तो याद रखना केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान जो है वो है आपका हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है दोस्तों? द्रविड़ भाषाएं हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, तो द्रविड़ परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो याद रखेंगे द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को दोस्तों। जैसे भारोपीय यानी कि ये कह सकते हैं हम कि भारत अरेबिक जो है भारतीय आर्य भाषाओं की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। इसी प्रकार से द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तमिल को कहा जाता है। तमिल आपकी किस राज्य की है? तमिलनाडु की भाषा है दोस्तों, याद रखना। तमिल आपकी तमिलनाडु की है। तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ आपकी कहाँ की है? कर्नाटक की है। और मलयालम आपकी केरल की है दोस्तों। कई बार ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कि इनकी राजकीय भाषाएं, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो से तमिल है, तमिलनाडु याद रखेंगे। और तेलुगु उसका अपोजिट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वहीं पर। कन्नड़ कर्नाटक से संबंधित हो गया। और केरला का मलयालम से संबंध है दोस्तों, ठीक है। केरल की भाषा मलयालम है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। तो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी तमिल भाषा को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर ऑप्शन है तुर्की, फारसी, अरबी या संस्कृत, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो उर्दू भाषा है, और उर्दू भाषा में भी जो नाम ही उर्दू है, उर्दू एक तुर्की शब्द है दोस्तों। उर्दू एक किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, उर्दू तुर्की शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल काल की राजकीय भाषा थी। ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। ये कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसीलिए बार बार पूछा जाता है। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी दोस्तों, वो थी आपकी फारसी दोस्तों, याद रखेंगे फारसी, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमारे देश में एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो याद रखेंगे नागालैंड की जो राजभाषा है दोस्तों, वो आपकी क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। तो अंग्रेजी को भी 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है दोस्तों राजभाषा में, ठीक है। तो नागालैंड कहाँ की राजभाषा है? आपकी नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा कोंकण तट है यहाँ पर, महाराष्ट्र से लेकिन कर्नाटक तक जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गोवा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो कोंकणी जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी महाराष्ट्र तथा गोवा में दोस्तों, याद रखना। महाराष्ट्र और गोवा में जो दक्षिणी पोर्शन है महाराष्ट्र का, तटीय पोर्शन, ठीक है, और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? ठीक है, तो हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है 26 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1962, 26 जनवरी 1963 या 26 जनवरी 1965। तो याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी को जो राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था या घोषित किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1965 ईस्वी को दोस्तों। याद रखेंगे 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा घोषित किया गया था दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो पहले तो आपको आते होंगे, सुने होंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों उनको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत रहेगी यहाँ से, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ दोस्तों। आपका समय शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,